हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे आज हम बजट डिस्कस करने वाले हैं। समरी ऑफ यूनियन इंटरिम बजट। ठीक है, तो ये जो समरी है ये मैंने विजन आईएएस से लिया है। तो विजन आईएएस की जो ये समरी है, जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि बजट अभी बहुत ही जैसे जब बजट रिलीज़ होता है तो बहुत ही आप देखो कि एक तरीके से वास्ट होता है बहुत, और स्पीच भी आपको पूरी ऐसे सुननी पड़ती, पर हमें लास्ट मोमेंट में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा आता है या मेंस की भी बात कर लो तो हमें समरी जानने की ज़रूरत होती है, जिससे हम लास्ट में उसको जल्दी से क्या कर पाए, पढ़ पाए। तो हम आज समरी देखने वाले हैं यूनियन बजट 2024-25 की। तो चलिए देखते हैं। अब एक चीज़ यहाँ से पहले मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरिम। ठीक है, हमेशा क्या लिखा जाता है, बजट ना। तो यहाँ पे लिखा है यूनियन इंटरिम बजट। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ये इंटरिम बजट है। ठीक है, ये जो है ये तब तक के लिए है जब तक जो अभी इलेक्शन हमारा होने वाला है, जब तक न्यू गवर्नमेंट नहीं बन जाती है तब तक के लिए ये वाले बजट को पेश किया गया है, इंटरिम बजट। इसलिए इसको इंटरिम बजट कह रहे हैं। ये क्लियर रहना चाहिए कि अभी इंटरिम बजट जो है वो पेश हुआ है, और हर बार जनरल बजट आता था। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ से देखो, व्हाट इज़ बजट, हमें जानना ज़रूरी है ना कि बजट क्या है। तो ये याद रखो कि आर्टिकल 112, ठीक है, आर्टिकल 112 में कॉन्स्टिट्यूशन के बजट के बारे में डिस्कस किया गया है। कहा गया है, एज पर आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बजट इज़ नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम बजट की बात करें यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि आर्टिकल 112 में कहा गया है कि जो बजट है वो एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। क्या है, याद आ गया यहाँ से आपको। हम नेक्स्ट देखेंगे द टर्म बजट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि नॉट मेंशन। ये यहाँ से प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस तरह के आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए होंगे तो आपने देखा होगा कि चीज़ें दी जाती हैं कि या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि नहीं है। तो आप ये याद रखो कि बजट जो टर्म है, जैसे वर्ड, ठीक है, जैसे ये लिखा ना बजट वर्ड, तो ये मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और जो बजट है उसे क्या कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम बजट कहते हैं। पर ये टर्म, ये वर्ड बजट शब्द मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आपको बिल्कुल ये ध्यान में रखना है। आगे आ जाएंगे यहाँ पे, स्टेटमेंट एस्टीमेट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर, इसे ही कहा जाता है। यूनियन बजट को क्लासीफाई करा गया है रेवेन्यू बजट में एंड कैपिटल बजट में। ठीक है, किसमें, रेवेन्यू बजट में एंड कैपिटल बजट में इसको क्या कर दिया गया है, क्लासीफाई कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। तो अगर रेवेन्यू बजट की बात करें तो उसमें टैक्स आता है, नॉन टैक्स, रिसिप्ट, ये सारी चीज़ें जो है आती है रेवेन्यू बजट में। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें। और जो कैपिटल बजट है उसमें कैपिटल रिसिप्ट होती है और पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ये सब होती है। जैसे पेमेंट हो गई गवर्नमेंट की, रिसीट हो गई, कैपिटल, ये सब कैपिटल में आता है। बाकी रेवेन्यू की बात करो तो उसमें टैक्स, नॉन टैक्स, एक्सपेंडिचर, जो भी चीज़ें हैं वो आती हैं, और पेमेंट जो है वो कैपिटल बजट में आता है। अब प्रिपरेशन ऑफ बजट को देख लें। यहाँ से ये वाला पॉइंट देखो, प्रिपरेशन ऑफ बजट। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो क्या है, नोडल बॉडी है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या हो गई, नोडल बॉडी हो गई किसकी, जो प्रिपेयर करती है बजट को। बजट फॉर अ ईयर इज़ प्रिपेयर्ड बाय द बजट डिवीज़न ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर क्या करती है, प्रिपेयर करती है बजट। बाय बजट डिवीज़न जो होता है, डिवाइड रहता है ना कि कौन सा डिवीज़न क्या काम करेगा। तो जो बजट डिवीज़न है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का, वो क्या करता है, प्रिपेयर करता है बजट फॉर अ ईयर। अब ये इंटरिम बजट है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो उसके बारे में भी देखेंगे, आगे मेंशन होगा। देखो, बजट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। तो ये लाइन याद रखनी है कि बजट जो प्रिपेयर होता है वो कैश बेसिस पे होता है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, वट एवर इज़ एक्सपेक्टेड टू बी एक्चुअली रिसीव्ड और पेड अंडर प्रॉपर सेंच ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, उसी को कहते हैं
कैश बेसिस, बोल रहे बजट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, मतलब कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कुछ भी, मतलब जो भी चीज़ें हैं एनुअली रिसीव होंगी, पेड होंगी, प्रॉपर जो एक सैंक्शन होगा ना, बोलते नहीं कि बजट सैंक्शन हो गया है, ये चीज़ें हो गई है, तो वो फाइनेंशियल ईयर में जो होगी चीज़ें उसकी बात यहाँ पर करी जा रही है बजट की। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझो कि जैसे कोई भी है, मंथली बजट हम अपना बनाते हैं, जैसे सैलरी मिलती है, ठीक है, सैलरी मिलती है माए पापा को या फिर किसी को भी, या जो वर्किंग है उनकी बात कर ले, मंथली सैलरी उनको मिली, तो वो क्या करते हैं, वो एक लिस्ट, उनकी एक डायरी होती है, उसमें उनको देखना होता है कि हमें ये चीज़ें करनी है। अब जैसे किसी की 40,000 है, ठीक है, तो उसमें से उसने बना लिया बजट क्या है, तो वो उसने देख लिया कि हमें महीने में क्या क्या चीज़ें करनी है। इस तरीके से ही ये फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। फाइनेंशियल ईयर आप सबको पता होगा कि कब से कब तक होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, करेक्ट। तो फाइनेंशियल ईयर का ये बना लेते हैं बजट। अब आगे आओगे, जो ये प्रेजेंटेशन ऑफ बजट है उसकी बात करें तो प्रेसिडेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू लेट बिफोर बोथ द हाउस, तो इसको प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा ऑफ द पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पे। अब फिर क्या होता है, इन द पार्लियामेंट बजट इज प्रेजेंटेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन पार्लियामेंट में कौन बजट को क्या करता है, प्रेजेंट करता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि अभी निर्मला सीतारमन जी जो है वो बजट को क्या करती है, पार्लियामेंट में पेश करती हैं इन 2 पार्ट, जिसमें होता है एक पार्ट ए और दूसरा होता है पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक पार्ट होता है बजट का, जहाँ पे स्कीम से रिलेटेड डिस्कस होती है, गवर्नमेंट की क्या क्या प्रायोरिटीज़ है उससे डिस्कस होती है कि क्या वो अनाउंस करने वाले हैं, एलोकेशन की किस सेक्टर को कितना मनी एलोकेट किया गया है, और सेवरल सेक्टर्स को, ठीक है। तो ये पार्ट 1 होता है मैक्रो इकोनॉमी पार्ट। दूसरे पार्ट की अगर बात करो तो यहाँ ये डील करता है फाइनेंस बिल से, ठीक है। तो 2 पार्ट होता है, फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है बजट को पार्लियामेंट में, ये चीज़ बिल्कुल भी भूलनी नहीं है। पार्ट 2 डील करता है फाइनेंस बिल से, जिसमें टैक्सेशन प्रपोजल, ठीक है, टैक्सेशन प्रपोजल्स होते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, रिवीजन एंड इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये सारी चीज़ें होती है पार्ट बी में। अब यहाँ पे हम मेजर बजट डॉक्यूमेंट्स की बात कर ले तो अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच, जो कि आपको पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच देती हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में, तो बहुत सारी चीज़ें ऑन एयर हो जाती हैं, सब लोग देख भी लेते हैं बहुत लोग। अब देखो एक लेंदी प्रोसेस क्या हो जाता है, एज एन एस्पिरेंट हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है, करेक्ट। अब हम बजट को पूरी चीज़ें बैठते देखने लग जाए तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम उसमें जाए, क्योंकि आप अगर चाहे आप यूट्यूब में जो उनकी ओरिजिनल स्पीच होती है वो देखोगे तो कितने मतलब घंटों की होती है वो, तो घंटों बैठ के हम नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए हमें समरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम फिर भी किसी ने पूरा देख भी लिया बैठ के, जिसको इंटरेस्ट है देखने में, फिर भी हमें लास्ट टाइम एग्ज़ाम के टाइम पे हमें समरी देखनी ज़रूरी होती है। इसलिए हर साल आपको याद होगा पिछली बार भी मैंने आपको समरी प्रोवाइड करी थी बजट की। ओके, तो आगे आ जाते हैं। अब यहाँ एक चीज़ याद रखो कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आर्टिकल 112 में ये चीज़ मेंशन है, एंड डिमांड फॉर ग्रांट आर्टिकल 113 में, एंड फाइनेंस बिल आर्टिकल 110 में, एंड फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट मंडेट अंडर FRBM एक्ट, ठीक है। एक चीज़ ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि मेजर बजट डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, तो कहा जा रहा है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच है वो तो है ही, उसके बाद भी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो प्रेजेंट किए जाते हैं पार्लियामेंट में, आर प्रेजेंटेड टू दी पार्लियामेंट, और मेजर बजट डॉक्यूमेंट होते हैं। तो उसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, डिमांड फॉर ग्रांट होता है, फाइनेंशियल बिल होता है, एंड फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट डेट अंडर FRBM एक्ट होता है, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट और मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, तो ये चीज़ें होती हैं। अदर एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट्स की बात करो तो उसमें एक्सपेंडिचर बजट होता है,
ठीक है। रिसिप्ट बजट होता है, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, बजट एट ग्लांस, की फीचर ऑफ बजट होता है, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट अनाउंसमेंट 23-24 जो पहले किया गया था, अभी 24-25 का हो रहा है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये चीज़ें वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है रिलेटेड बजट वो होती है। हिस्ट्री की बात कर लें बजट की, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखो कोई भी चीज़ हमें पढ़ना होता है, चाहे जो भी हम पढ़ते हैं, चाहे किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो हमें ये जानना होता है इम्पॉर्टेंट कि वो शुरू कब से हुई। तो वही हिस्ट्री हम देखेंगे बजट की। प्री इंडिपेंडेंस की बात कर लो, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले की बात हम पहले करेंगे यहाँ पे। तो बजट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, पहली बार बजट 7 अप्रैल 1886 में क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ। 2 year after the transfer of Indian administration from East India Company to British Crown। ये वाला आपको अभी देखो, हम एनिशियंट हिस्ट्री का ऑलमोस्ट हमारा 1-2 वीडियो में ख़त्म होने वाला है, फिर हम मॉडर्न, फिर हम मिडेवल, फिर एंड मॉडर्न करने वाले हैं। उसके बाद देखो मॉडर्न में आप देखोगे, एक आपको पता होगा मैग्ना कार्टा से रिलेटेड सबने पढ़ा होगा, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको पता है फिर बाद में क्या होता है मॉडर्न में, जब हम पढ़ेंगे कि जब ये कब बात की जा रही कि ये इंट्रोड्यूस हुआ 7 अप्रैल 1860 को, पर ये कब हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर है, ठीक है, ट्रांसफ़र कर दी गई एडमिनिस्ट्रेशन को। एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है, मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को जब ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दिया गया था, उस समय फर्स्ट बार इंट्रोड्यूस किया गया था बजट 7 अप्रैल 1860। इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्टार बनाया आपको, बिल्कुल भी इसको याद, इसको छोड़ना नहीं है, याद रखना है आपको। आज नहीं तो कल कभी ना कभी आपको एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें काम आ सकती हैं। आप ऐसे सोच के नहीं बैठ सकते कि आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि कभी तो ये सारी जो बेसिक है वो हमको जाननी बहुत ज़रूरी होती है, कभी ना कभी तो हमको ये हेल्प करती है और हमारी सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें रह जाती हैं। और बाद में आप अभी इसको पढ़ रहे हो ना, पर कभी भी आप एग्ज़ाम दोगे, जब आप देखोगे ना कि वहाँ पे आप ने क्वेश्चन पेपर देखा और आपको उसका आंसर आ रहा है, तो आप सोचोगे कि लेकिन मैंने अभी नहीं पढ़ा था इसे, पर मुझे आ रहा है, ये मुझे पता है कि मैंने कभी ना कभी तो इसे पढ़ा है। तो ये होता है सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे जो ब्रेन है उसमें सारी चीज़ें कलेक्ट करके रखती है। तो इसलिए हमें ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को, उस समय बजट इंट्रोड्यूस करा गया था 7 अप्रैल 1980, ठीक है। और 2 year आफ्टर, ठीक है, मतलब ये कब किया, तुरंत नहीं किया गया, 2 year आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। ये भी यहाँ से याद रखना आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, जब ट्रांसफ़र कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफ़र किया गया ब्रिटिश क्राउन को, उसके 2 साल बाद, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया 7 अप्रैल 1860। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट फाइनेंस मेंबर हु प्रेजेंटेड बजट। पहला फाइनेंस मेंबर कौन था जिसने प्रेजेंट किया था बजट को, तो वो था जेम्स विल्सन। इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जेम्स विल्सन फर्स्ट फाइनेंस मेंबर था जिसने बजट को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद बात की जा रही है मिस्टर लियाकत अली खान, जो कि मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट थे, प्रेजेंट किया उन्होंने, गवर्नमेंट प्रेजेंटेड दी बजट इन 1947 to 48। तो वो इंटरिम गवर्नमेंट थी, क्योंकि फिर ये नहीं हुआ था ना कि सब इंटरिम वही होता है ना कि जैसे इलेक्शन होने वाला रहता है, फिर ये फिक्स गवर्नमेंट चुनी जाती है, उसके पहले की जो टाइम होती है कुछ समय के लिए जब चीज़ें की जाती हैं उसको ही इंटरिम कहते हैं। तो उस समय मिस्टर लियाकत अली खान मेंबर थे इंटरिम गवर्नमेंट ने, उन्होंने प्रेजेंट किया था बजट 1947। अभी इंडियन का पूछ ले तो ये वाला याद रखना है, लियाकत अली खान। अदरवाइज फर्स्ट फाइनेंस मेंबर जिन्होंने प्रेजेंट किया था बजट को वो थे जेम्स विल्सन। अब हमने आज़ादी के पहले की चीज़ें देख ली, प्री इंडिपेंडेंस। अब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस डिस्कस करेंगे, आज़ादी के बाद की बात हो रही है ये। इंडिया फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, श्री RK सन्मुखम चेट्टी। इम्पॉर्टेंट है, एज यू नो कि ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं।
फैक्ट्स के तौर पे हमें ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, चाहे कोई भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी, हमें याद रखनी है ये सब चीज़ें, बेसिक है। बनने के बाद भी हमारी, आपको लगता होगा कि चीज़ें यहीं ख़त्म हो गई, बनने के बाद भी आपको कोई भी कभी भी ऐसा टेस्ट कर लेता है, आप देखते होंगे कि ये बता दो वो बता दो, अरे इतने दिन से प्रिपरेशन कर रहे हो, ये तो पता ही होगा, करेक्ट, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वही हो गई। आर के सनमुखम चेट्टी ने प्रेजेंट किया था, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर श्री आर के षणमुखम चेट्टी प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बजट कब प्रेजेंट हुआ? 26 नवंबर 1947, ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ था। Since then, the process of budget has evolved and emerged as a crucial tool for finance, crucial tool for public finance management, and reflect the strength of our democratic process in shaping our economy. हमारे क्या है? रुपी, ठीक है, बजट की बात हो गई। नेक्स्ट तो हम आगे बढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ बजट के बाद आ जाएंगे आगे। बजट के प्रोसेस को देख लेते हैं कि इंटायर प्रोसेस क्या है, ठीक है, कि किस तरीके से क्या क्या स्टेप फॉलो होते हैं बजट को पास करने में। तो पहले बजट को क्या करा गया? प्रेजेंट करा गया, यहाँ पे प्रेजेंट हो गया बजट, ठीक है, हाउस में प्रेजेंट किया गया। जनरल डिस्कशन होगा, देखो कोई भी बिल पास करा जाता है या कोई भी चीज़ें, जैसे बजट भी प्रेजेंट किया गया। अब बजट को कौन करता है पार्लियामेंट में पेश? फाइनेंस मिनिस्टर, अभी कौन है? निर्मला सीतारमन। तो जनरल डिस्कशन होगा बजट का दोनों हाउसेस में, ठीक है, बजट इन बोथ दी हाउसेस। उसके बाद स्टैंडिंग कमिटी क्या करेगी? स्क्रूटनाइज इंडिविजुअल मिनिस्टर्स बनेंगे और डिमांड फॉर ग्रांट कि कौन क्या क्या चीज़ें देखने वाला है। डिटेल डिस्कशन होगा, वोटिंग और डिमांड फॉर ग्रांट इन लोकसभा, वोटिंग होगी डिमांड फॉर ग्रांट के लिए लोकसभा में, करेक्ट। उसके बाद अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस बिल फिर उसके बाद पास होगा। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया गया है कि क्या क्या होता है। बोथ द गवर्नमेंट, बोथ द हाउसेस, ये लाइन याद रखनी है आपको। इंटरिम बजट 2024-25 जो अभी पेश किया गया है, इंटरिम यानी कि मैंने आपको पहले बताया वही चीज़ें फिर हम यहाँ पे देखेंगे। सिंस 2014 इज़ एन इलेक्शन ईयर, क्यों? क्योंकि लोकसभा इलेक्शन होने वाला है 2024 अभी इसी साल। तो कहा जा रहा है कि सिंस 2024 इज़ एन इलेक्शन ईयर, कि जैसे कि हमें पता है कि 2024 इलेक्शन ईयर है, इंस्टेड ऑफ अ नॉर्मल बजट की जगह एन इंटरिम बजट विल बी प्रेजेंटेड दिस ईयर, इसीलिए यहाँ पे इंटरिम बजट प्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। इंटरिम बजट की बात अगर कर लिया जाए तो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान होता है, जो मैं इतनी देर से आपको बोलते आ रही हूँ कि जैसा होता है नहीं कि अगर इलेक्शन होने वाला है फिर ये डिसाइड होगा कि न्यू गवर्नमेंट किसकी बनेगी, तो जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान बनाया जाता है वो इंटरिम बजट कहा जाता है उसी को, ठीक है। दैट कवर गवर्नमेंट एक्सपेंसेस अंटिल, कब तक करेगा? कवर गवर्नमेंट एक्सपेंसेस को अंटिल द इलेक्शन। उसके बाद अनलाइक अ नॉर्मल बजट, मतलब नॉर्मल बजट क्या करता है? वो कवर करता है एवरी एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंस, ठीक है, इंक्लूडिंग रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, एलोकेशन, पॉलिसी स्टेटमेंट, सारी चीज़ें। लेकिन जो इंटरिम बजट्स होगी, इंटरिम बजट ओनली आउटलाइंस द गवर्नमेंट एंटिसिपेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अंटिल, कब तक करेगी? जब तक न्यू गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो जाती, ठीक है। सो इट्स नॉट अ नॉर्मल बजट, इट्स जस्ट अ इंटरिम बजट, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान, ठीक है। वोट ऑन अकाउंट की बात कर लो तो कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 116 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वोट ऑन अकाउंट रिप्रेजेंट एन एडवांस पेमेंट टू द गवर्नमेंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब एक चीज़ यहाँ से याद रखो, याद क्या रखनी है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट, वो कहाँ से आती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर मीटिंग इमीडिएट एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट। और ऐसा कहाँ कहा गया है? आर्टिकल 116 में। नेक्स्ट आ जाएंगे पार्ट ए, आ गए हम। पहले हमने पढ़ा था ना कि दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है बजट को, ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी। तो यहाँ से देखो, पार्ट ए की बात करो तो विजन क्या है? विजन क्या है बजट का? विकसित भारत बाई 2047, ठीक है। तो विकसित भारत बाई 2047 यानी कि 2047 तक
विकसित भारत की बात करी गई है, मतलब प्रॉस्परस भारत इन हार्मनी विद नेचर, हार्मनी विद नेचर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। ठीक है, तो प्रॉस्पेरिटी की बात कर गई दी गई यहाँ पे, हार्मनी की बात करी गई है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बात की गई है, अपॉर्चुनिटी को लेके बात की गई है। डेवलपमेंट मंत्रा ऑफ बजट की बात करें, सबका साथ, सबका विकास एंड सबका विश्वास की बात करी गई है। होल ऑफ नेशन अप्रोच ऑफ सबका प्रयास भी ऐड करा गया है, ये याद रखना है, सबका प्रयास भी ऐड करा गया। फिलॉसफी कवर टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी जिसमें है सोशल इंक्लूसिविटी एंड जोग्राफिकल इंक्लूसिविटी। अब ये लाइन यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से ध्यान में रखना है आपको। ये सबका साथ सबका विकास क्या है, जिसमें कंप्रहेंसिव डेवलपमेंट फॉर ऑल की बात करी जा रही है, डेवलपमेंट फॉर ऑल की बात करी जा रही है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास क्या है, इसमें बात की जा रही है ट्रिनिटी ऑफ डेमोग्राफी। ठीक है, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी बैक बाय दी सबका प्रयास। अभी सबके प्रयास से मतलब कहा जा रहा है कि सबके प्रयास से किस तरीके से हम डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, मतलब उस पर ध्यान दे सकते हैं और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं और विकास को हम सबके साथ मिल करके अचीव कर सकते हैं, इसकी बात करी गई है। और जिसमें सबका प्रयास भी ऐड किया गया है, मतलब होल ऑफ द नेशन अप्रोच ऑफ सबका प्रयास, कि सब लोग साथ मिलके करें। फोकस एरिया को देखो तो गरीबों पे फोकस, मतलब कि पुअर को, किस किस फोकस एरिया क्या है बजट का, क्वेश्चन आ जाए तो हमें पता होना चाहिए 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4 4 फोकस एरिया है इनका। गरीब यानी कि पुअर, महिलाएं यानी कि वुमेन, युवा यानी कि यूथ और अमृत पीढ़ी। अब एक चीज़ अगर पूछ ले, कहीं पे पूछ सकता है, किसी स्टेट बीसीएस या यूपीएससी कहीं पे भी, कि या फिर इंटरव्यू राउंड में पूछ ले कि अमृत पीढ़ी किसे कही गई है, तो ये याद रखो कि युवा को अमृत पीढ़ी यहाँ पे कहा गया है, जो कि बजट में भी मेंशन है। तो गरीब यानी कि पुअर है फोकस एरिया, महिलाएं, वुमेन, यूथ और अमृत पीढ़ी यानी कि युवा, एंड अन्नदाता यानी कि फार्मर्स। ठीक है, 4 फोकस एरियाज हैं। की अचीवमेंट ऑफ फोकस एरियाज देखो, गरीब की बात करें, पुअर, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी से निकलने की बात की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है 25 करोड़ पीपल्स गॉट फ्रीडम फॉर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, से वो बाहर जो है निकले हैं, ऐसा बताया जा रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात की जा रही है, जो कि पीएम जन धन अकाउंट से की जा रही है, और पीएम स्वनिधि मतलब क्रेडिट असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात की गई है 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को। ठीक है, 2.3 लाख हैव रिसीव्ड क्रेडिट फॉर द थर्ड टाइम। पीएम जनमान योजना की भी बात यहाँ पे की गई है, जो कि हेल्प करेंगे रीचिंग आउट टू द पर्टिकुलर वनरेबल टाइबर ग्रुप। यहाँ से याद रखो, बहुत मतलब आप देखो कुछ दिन पहले तक बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहता था, PVTG, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की बात की गई है पीएम जनमान योजना से के थ्रू। पीएम विश्वकर्मा योजना क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी एंड टू एंड सपोर्ट आर्टिसंस को, क्राफ्ट्स पीपल्स को इंगेज इन 18 ट्रेड्स। ठीक है, तो ये करने वाली है। महिलाएं पहला हो गया, हमने देख लिया पुअर, दूसरा है महिलाएं विमेन। 30 करोड़ की मुद्रा योजना लोन की बात करी गई है, किसको, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को। फीमेल इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन की बात की गई है कि हैज़ गॉन अप बाई 28% इन द 10 ईयर्स। ओके, स्टेम कोर्स यानी कि गर्ल एंड वुमेन कॉन्स्टिट्यूट 43% ऑफ इनरोलमेंट, वन ऑफ द हाइस्ट रहा, ये बताया गया है इसमें। इन्हांसमेंट ऑफ वुमेन डिग्निटी बाय मेकिंग ट्रिपल तलाक इलीगल, ट्रिपल तलाक को इलीगल किया गया है। रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स फॉर वुमेन, कहाँ पे, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी एक ह्यूज स्टेप है। एंड गिविंग ओवर 70% हाउस अंडर पीएम आवास योजना। थर्ड, युवा यानी कि यूथ और अमृत पीढ़ी जिन्हें कहते हैं, जिन्हें कहा गया है, इसमें लिखा गया है, मेंशन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स की बात की गई है।
PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री पूछ ले तो हमको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है। ये रिलेटेड है क्वालिटी टीचिंग, नर्चरिंग होलिस्टिक एंड वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स। स्किल इंडिया ट्रेन करेगी 1.4 करोड़, ट्रेन मतलब कर दिया है 1.4 करोड़ यूथ आर skilled and re-skill 54 lakh youth and establish 3,000 new ITIs and new institute of higher education की बात की गई है। यूथ की बात हो रही है यहाँ पे। PM मुद्रा योजना यहाँ पे भी है जिसमें सैंक्शन करा जा रहा है 43 करोड़ लोन एग्रीगेटिंग 22.5 लाख करोड़ एंड फंड ऑफ फंड स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी स्कीम, ये सब भी बातें की जा रही है जिसमें बात क्या की गई है असिस्टेंट यूथ एंड मेकिंग देम रोजगार दाता, ये लाइन याद रखनी है। हाईएस्ट एवर मेडल जो देखा जाए एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स में मिले हैं हमको 2023 में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और वर्ल्ड चैम्पियंस मैग्नस कार्लसन इन 2023 स्टीव अगेंस्ट दी राइजिंग चेस इंडिया हैज़ 80। हाँ, ये लाइन देखो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि इंडिया हैज़ ओवर 80 चेस ग्रैंड मास्टर। अभी इंडिया जो चेस होता है शतरंज का गेम, तो कहा जा रहा है कि 80 चेस मास्टर ग्रैंड मास्टर्स हो गए हैं। कंपेयर किया जाए 2010 में तो सिर्फ 20 थे, ठीक है, 20 थे 2010 में, और अभी देखो तो 80 चेस ग्रैंड मास्टर हो गए हैं इंडिया में, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओके, अन्नदाता लास्ट वन, फार्मर। PM किसान सम्मान योजना फार्मर्स के लिए बात की गई है। डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू 11.8 करोड़ फार्मर्स इंक्लूडिंग मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स को। PM फसल बीमा योजना, क्रॉप इंश्योरेंस गिवन टू 4 करोड़ फार्मर्स दिए जा रहे हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जिसमें 1361 मंडीज़ हैं, प्रोवाइड सर्विसेज टू 1.8 करोड़ फार्मर्स एंड ट्रेडिंग वैल्यू ऑफ 3 लाख करोड़ है। अदर मेजर्स देखे जाए तो फार्मर सेंट्रिक पॉलिसीज़ की बात की गई है, इनकम सपोर्ट की बात की गई है, कवरेज ऑफ रिस्क थ्रू प्राइस एंड इंश्योरेंस सपोर्ट, प्रमोशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन थ्रू स्टार्टअप्स, तो ये सारी चीज़ें करी गई हैं। स्ट्रैटेजी फॉर अमृत काल क्या है देखेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो नेट जीरो की बात करी गई है 2070 तक। ये तो हम कई मतलब आप देखो बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। वेलबिलिटी गैप फंडिंग, विंड एनर्जी की बात करी गई है। फेज मैंडेटरी ब्लेंडिंग, किसकी ब्लेंडिंग की बात करी जा रही है, CNG PNG कंप्रेस्ड बायोगैस CBG की, ठीक है। रूफ टॉप सोलराइजेशन को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करा जा रहा है। अप टू 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ देने की बात की गई है, किसको, 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को। एडॉप्शन ऑफ बसेस की बात की गई है पब्लिक ट्रांसफ़र नेटवर्क के लिए, ठीक है। अमृत काल की बात की जाए, ये सब अमृत काल के अंदर किया जा रहा है कि बसेस ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट की जाएंगी। स्ट्रेंथन की बात की गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इकोसिस्टम को सपोर्ट करा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग को लेकर के, कि चार्जिंग स्टेशन वगैरह शायद सेटअप करी जाए, क्योंकि अभी तो उसी की प्रॉब्लम है। न्यू स्कीम ऑफ बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री टू बी लॉन्च, ये करा जाएगा। अचीवमेंट अभी तक क्या रही है, 10 करोड़ LPG इन्होंने प्रोवाइड करा है PM उज्ज्वला योजना के तहत। LED बल्ब्स 36.9 करोड़, ठीक है। 72 लाख LED ट्यूब लाइट्स हैं और 23.6 लाख एफिशिएंसी फैंस अंडर उज्ज्वला है। तो ये सारी चीज़ें अभी तक करी गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट की बात करो तो 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशंस की बात की गई है। 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम की अंडर PM गति शक्ति, किस चीज़ के लिए, इम्प्रूव करने के लिए लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एंड रिड्यूस करने के लिए कॉस्ट को, ओके। और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ की बात की गई है, प्रमोट करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। और एक्सपेंशन होगा, एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट जो है उसके एक्सपेंशन की बात करी गई है। न्यू एयरपोर्ट्स लाए जाएंगे उड़ान स्कीम के तहत, और प्रमोट किया जाएगा अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन वाया मेट्रो रेल एंड नमो भारत। अचीवमेंट्स क्या क्या रही वो यहाँ पे बताया जा रहा है ग्राफ के उससे माध्यम से। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर लो तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स को लेके बात की गई है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की गई है, और यहाँ पे पावरफुल ड्राइवर्स ऑफ इंडियाज़ ग्रोथ की बात की गई है।
2 करोड़ हाउस टारगेट ऑफ द नेक्स्ट 5 ईयर, पीएम आवास योजना ग्रामीण की बात की गई है, हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास स्कीम, ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस, सर्विकल कैंसर वैक्सीन, ये तो सबने देखा होगा कि एक कोई है टीवी कोई समथिंग, उन्होंने बताया कि उनके मैनेजर ने कि उनकी डेथ हो गई है, फिर बाद में पता चला कि वो जिंदा है। उसके बाद से तो सर्विकल कैंसर के आप देखो हर जगह ऐड चल रहे हैं, आपको मैसेजेस आ रहे होंगे कि आप वैक्सीन लगवा लो। हालांकि यहाँ पे टारगेट एज देखो रखा गया है बजट में सर्विकल कैंसर वैक्सीन गर्ल्स के लिए 9 to 14 ईयर्स ऑफ एज के लिए। कहा जा रहा है कि इस टाइम पे ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव होता है, इसलिए 9 to 14 ईयर्स ऑफ द एज की जो गर्ल्स हैं उनको सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन दिया जाएगा। मैटरनल एंड हेल्थ चाइल्ड हेल्थ केयर की बात की गई है, सक्षम आंगनवाड़ी अंडर पोषण 2.0, ये भी क्या किया जाएगा, इम्प्रूव न्यूट्रिशन डिलीवरी, अर्ली चाइल्डहुड केयर और डेवलपमेंट, ये सब पे फोकस किया जाएगा। यूविन प्लेटफॉर्म है जो कि इसमें कहा जा रहा है कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को ये मैनेज करेगा, और जो एफर्ट है मिशन इंद्रधनुष के वो सब भी इसके अंडर रोल आउट किए जाएंगे। एक्सटेंशन ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम जो जिसमें आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स, इनको इंक्लूड किया गया है, उसके एक्सटेंशन की बात की जा रही है। एक चीज़ ये देखो, अचीवमेंट्स टिल नाउ पे कहा जा रहा है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात करें 112 है जिसमें से, तो परसेंटेज जो वुमेन रजिस्टर्ड की गई है एंटी नेटल केयर विथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो 2018 में 68% थी और अभी अक्टूबर 23 में देखो तो 89% हुई है, जो कि परसेंटेज के थ्रू ये आप बता रहे हैं कंपेयर करके। और जो इनरोलमेंट करा गया है अंडर PMJJBY यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पर लाख पॉपुलेशन पे, तो 2018 में नंबर्स थे 1737, ठीक है, 1737 थे, और अभी देखो थाउजेंड्स में चले गए हैं, 100 से थाउजेंड्स में 13,195 हो गए हैं, ठीक है। और इंक्रीज एलोकेशन ऑफ PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करी जाए तो उसको भी यहाँ पे बढ़ा है पहले के कंपैरिजन। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग की बात करो तो पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इन्वेस्टमेंट की बात करी गई है। और ऑयल सीड अभियान स्ट्रेटजी भी है, आत्मनिर्भर ऑयल सीड स्ट्रेटजी, जिसको अचीव किया जाएगा आत्मनिर्भरता फॉर ऑयल सीड के लिए, क्योंकि कई बार हमको बाहर से ये आप देखो इंपोर्ट कराने पड़ते हैं, इस वजह से इसमें सेल्फ रिलायंस हो, इस पे फोकस करा गया है। डेयरी डेवलपमेंट की बात करी गई है, कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम जिससे कंट्रोल फूट माउथ डिसीज़ जो हो जाता है कैटल्स में उसको किया जाए, इंक्रीज़ किया जाए प्रोडक्टिविटी मिल्क एनिमल का, और जो मतलब दुधारू जो गायें हैं, गाय भैंसे, उन पे फोकस करा जा रहा है। माउथ डिजीज़ जो उनको हो जाती है उस पे फोकस करा जा रहा है। अभी लंपी डिजीज़ हुई थी, वो सब चीज़ों को भी टैकल कैसे किया जाए ये सब देखा जाएगा। प्रमोटिंग ब्लू इकोनॉमिक 2.0 स्कीम की बात की गई है, जिसमें एक्वाकल्चर, मैरीकल्चर, इंटीग्रेटेड एंड मल्टी सेक्टोरल अप्रोच को लॉन्च किया जाएगा। क्या क्या अचीवमेंट हुई है ब्लू रेवोल्यूशन में, उसकी बात करी जा रही है। 2025 में कितनी थी, और सॉरी 2023 से 24 में कितनी थी, और 2024 से 25 में कितनी, मतलब एक तरीके से अचीवमेंट हुई है उसको कंपेयर किया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे माइक्रो फूड प्रोसेसिंग को भी कंपेयर किया गया है, तो चीज़ें बढ़ी हैं ये दिखाया जा रहा है। टूरिज़्म की बात करो तो बहुत ज़्यादा, जैसे ग्लोबल स्केल पे ब्रांडिंग मार्केटिंग की बात करी गई है, फैसिलिटीज़ और सर्विसेज पे ध्यान देने की बात करी गई है, ठीक है, कि इस्टेब्लिश किया जाएगा फैसिलिटी सर्विसेज जिससे और ज़्यादा टूरिज़्म के लिए लोग अट्रैक्ट हो, इंडिया में आए। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करे जाएंगे स्टेट्स को, जिससे वो डेवलप कर पाए मैचिंग बेसिस को। एंड उसके बाद भी पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बढ़ाने की बात की गई है, टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनिटीज़ को। और यहाँ पे आइलैंड जो है, जो कि है लक्षद्वीप, उसको भी देखा होगा आपने, प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए थे और किस तरीके से फिर बूस्ट हुआ था। लोग ने बोला कि मालदीव के स्टेटमेंट ऐसे थे इंडिया के प्रति, पहले स्टेटमेंट उन्होंने ऐसा दिया,
उसके बाद बाइकॉट मालदीव्स एंड गो टू लक्षद्वीप, ये वाला बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रेंड चला था, आपने सबने देखा होगा। अदर मेजर्स की बात करो, टू इन्हांस द टारगेट फॉर लखपति दीदी फ्रॉम 2 करोड़, ये देखा होगा आपने, इस पर बहुत ही आजकल चर्चा चल रही है। तो टू इन्हांस द टारगेट फॉर लखपति दीदी फ्रॉम 2 करोड़ टू 3 करोड़। अब लखपति दीदी क्या है, ये सब जानना चाह रहे होंगे। लखपति दीदी रिफर्स किया गया है, मतलब किसके लिए बोला गया है लखपति दीदी, वो वुमेन मेंबर है सेल्फ हेल्प ग्रुप की। मतलब लखपति दीदी वुमेन मेंबर्स हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की, हु अर्न अ सस्टेनेबल इनकम ऑफ एटलीस्ट 1 लाख पर हाउस होल्ड। ठीक है, जो अर्न करती है सस्टेनेबल इनकम एटलीस्ट 1 लाख पर हाउस होल्ड, उनकी बात की गई है। लखपति दीदी वुमेन मेंबर्स हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की। ओके, प्रमोटिंग रिसर्च एंड इनोवेशन, रुपी एंड करोड़ विल बी एस्टैब्लिश बाय 50 ईयर्स इंटरेस्ट फ्री लोन की बात की गई है। न्यू स्कीम की बात की गई है जिसमें डीप टेक्नोलॉजी, डिफेंस पर्पस, आत्मनिर्भरता। एक चीज़ और यहाँ पे है, रिफॉर्म इन दी स्टेट फॉर विकसित भारत की बात की गई है। इस बार आप देख रहे होंगे विज़न ही वहाँ पे था, विकसित भारत 2047। 75,000 करोड़ रुपीज़ एज 50 ईयर्स इंटरेस्ट फ्री लोन प्रपोज किस चीज़ के लिए किया गया है, टू सपोर्ट माइलस्टोन लिंक रिफॉर्म बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, विकसित भारत गोल है इस बार का। सॉरी, पार्ट बी पे आ गए हैं जिसमें डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स को कंपेयर यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप पूरा देख सकते हो। आगे आ जाएंगे थोड़ा सा हम कि ओवरऑल ट्रेंड इन टैक्स रिसीप्ट की बात यहाँ पे की गई है। टैक्स प्रपोजल की बात करो, कॉन्स्टिट्यूट इन टैक्सेशन, सर्टन टैक्स बेनिफिट टू स्टार्टअप एंड इन्वेस्टमेंट मेड बाय सॉवरेन वेल्थ फंड, पेंशन फंड की बात की गई है। रुपी कम्स एंड गोज, ये वाला थोड़ा सा हम देखेंगे, कहाँ से रुपीज़ आती है इंडिया में, कहाँ जाती है उसकी बात करो। सबसे ज़्यादा आप यहाँ पे देख लो, ये है 28%। तो बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से 28% आती है। उसके बाद कौन सा है देख लो, ये है इनकम टैक्स से आती है। उसके बाद किससे आती है, यहाँ पे हमें जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से आती है, रुपीज़ की बात की जा रही है। उसके बाद कॉरपोरेशन टैक्स से आती है। फिर उसके बाद आती है नॉन टैक्स से, देन यूनियन एक्साइज ड्यूटी से, देन कस्टम से, एंड लास्ट वन इज़ नॉन डेट कैपिटल रिसीट 1%। तो सबसे ज़्यादा किससे आती है, बोरोइंग एंड लाइबिलिटी से। दूसरा आती है जीएसटी एंड अदर टैक्स, नहीं दूसरा इनकम टैक्स, एंड तीसरा है जीएसटी एंड अदर टैक्सेस। फिर उसके बाद कॉरपोरेशन टैक्स। इस तरीके से जाती कहाँ कहाँ है, रुपीज़ गोज़ टू, सबसे ज़्यादा यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा है, 20% यहाँ पे भी है, 20% यहाँ पे भी है इंटरेस्ट पेमेंट से, और दूसरा स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज से। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी ये वाला, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पे लगता है, रुपीज़ लगाया जाता है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो भी स्कीम होती है जो सेंटर लाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद देखो हम नेक्स्ट देखेंगे 8% यहाँ हो गया फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफ़र, और इधर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। एक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो सेंटर के जो होते हैं सेंटर सेक्टर के लिए वो 16% है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड 8% है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन और अदर का भी 8 है, सब्सिडीज़ का 6 है, डिफेंस का 8 है, एंड फिर उसके पहले भी आप 9% पहले यहाँ देखो अदर एक्सपेंडिचर से, फिर आप आओ डिफेंस पे, फिर आप आओगे सब्सिडीज़ पे, एंड 4% है पेंशन पे। तो कहाँ से कितनी आती है जाती है उसकी बात की जा रही है। सोर्सेज ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात करें इन करोड़, मार्केट बोरोइंग, तो यहाँ पे पूरी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं मैप के माध्यम से। इतना भी आपको नहीं बनाने की ज़रूरत है कि कुछ लोग देख के ये सोचें कि मुझे इतना सब कुछ बनाना पड़ेगा। जो जो चीज़ें मेन है वो हम डिस्कस ऑलरेडी कर रहे हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे आती कहाँ से ज़्यादा सहज आती वो बस माइंड में आपको रखने की ज़रूरत है। लास्ट में देखो ये चीज़ें दी गई हैं कि कौन सा टर्म किस चीज़ के लिए जो यूज़ हुआ है, उसको थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे। अप्रोप्रिएशन बिल क्या है, कहा जा रहा है इट गिव पावर टू गवर्नमेंट टू विदड्रॉ फंड एंड कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया टू मीटिंग द एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो ये क्या होता है, ये पावर होती है गवर्नमेंट की कि वो क्या कर सकते हैं, विदड्रॉ कर सकते हैं फंड, कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया।
कंसोलिडेटेड फंड होता है, कंटिजेंसी फंड होता है। तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड जो है वहाँ से विड्रॉ कर सकती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो उनको वहाँ पैसे लगाने हैं फाइनेंशियल ईयर्स के लिए, ठीक है। ऑक्ट्रॉय क्या है? ये एक टैक्स है जो लगाई जाती है लोकल म्यूनसिपल और अथॉरिटी पे, ठीक है। और सर्टन कैटेगरीज ऑफ गुड्स होते हैं एज दे एंटर द एरिया, तो उस समय वो ये टैक्स जो है वो लगाया जाता है, ये याद रखनी है। सॉवरेन वेल्थ फंड स्टेट ओन इन्वेस्टमेंट पूल होता है। कस्टम ड्यूटी पता है, टैक्स है जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे लगाया जाता है। और डायरेक्ट टैक्स आपको पता है, डायरेक्टली जो गवर्नमेंट को जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी के माध्यम से, एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी के थ्रू जाता है। रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो मनी एंड गवर्नमेंट जो है रिसीव करते हैं विदाउट इनकरिंग डेट और लूजिंग वैल्यूएबल एसेट, वो है। इन्फ्लेशन की बात करो तो रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस है ये। और कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की बात करी जा रही है जिसमें मशीनरी, बिल्डिंग, एजुकेशन ये सब है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करो तो इट इज़ अ मेजर ऑफ प्रपोर्शन ऑफ कंट्री वर्किंग एज पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ कुछ इम्पॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है बजट से रिलेटेड, उसकी बात यहाँ देखेंगे। तो मनी बिल के बारे में बात कहाँ की गई है? आर्टिकल 109 में स्पेशल प्रोसीजर है रिस्पेक्ट टू मनी बिल। और डिफिनीशन कहाँ दिया गया है मनी बिल का, ये इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 110 में मनी बिल से रिलेटेड आए तो हमें पता होना चाहिए। मेंस में भी हम अगर लिख देते हैं कि आर्टिकल 110 स्पीक्स अबाउट एंड गिव्स डेफिनेशन अबाउट मनी बिल, सो ये आपके मार्क्स को बूस्ट कर देता है, अच्छे मार्क्स आते हैं। अप्रोप्रिएशन बिल 114 में कहा गया है। 117 में फाइनेंशियल बिल की बात की गई है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बार 2-4 बार डिस्कशन हुआ है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड अदर स्टेट, ये तो कंसोलिडेटेड फंड की बात यहाँ पे की गई है आर्टिकल 266 में। और 267 में कंटिजेंसी फंड की बात की गई है। आर्टिकल 275 ग्रांट फ्रॉम यूनियन टू सर्टन स्टेट की बात की गई है। और फाइनेंस कमीशन की कहाँ पे हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में बात? आर्टिकल 280 में। तो बस ये हो गया हमारा जो जो हमको डिस्कस करना था। एंड थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें लोगों को, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।